अच्छा, अब आ जाते हैं एंथैल्पी चेंजेस पे। सबसे पहली तो एक बड़ी आपसे गुजारिश ये है, एंथैल्पी चेंजेस आपने एएस का पूरा रिवाइज करना है, और आपको अपना A2 केमिकल एनर्जेटिक्स का भी बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, केमिकल एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर, ठीक है नी। बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी कमिंग इन क्लच फॉर एनी ऑफ द क्वेश्चंस दैट इन्वॉल्व एंथैल्पी चेंजेस। तो मेक श्योर कर लीजिएगा उसको अच्छे तरीके से आप पढ़ ले, आपको हेसिस लॉ सही तरीके से आना चाहिए, सब कुछ आपको प्रॉपर होना चाहिए, सो दैट यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन्स व्हेन यू डूइंग द क्वेश्चंस, ठीक है। सो प्री रिक्विजिट नंबर 1, गो स्टडी फ्रॉम एएस, ठीक है। और वैसे भी अगर A2 का पेपर देने जा रहे हो P4, तो वैसे भी पढ़ना ही पड़ेगा वो एंथैल्पी चेंजेस वाला चैप्टर। अच्छा, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, लेट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ जो भी जो है वो नहीं, अभी नहीं जाना, just अभी की फिलहाल के लिए to solve the questions, what will be the important things that we need to remember is that heat energy released or absorbed, you all remember Q equals to mc delta theta, ठीक है नी। mc delta t या mc delta theta से आप हीट एनर्जी absorbed या रिलीज निकाल सकते हो। ये कैसे पता चलेगा हीट एनर्जी absorbed हुई या रिलीज हुई? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हीट एनर्जी रिलीज, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड। उस हिसाब से आपने माइनस या प्लस का भी साइन लगाना है, अगर एक्सोथर्मिक था या एंडोथर्मिक था। इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं पास्ट पेपर्स में। देन कन्वर्ट क्यू, याद रहना चाहिए है कि क्यू की अपनी ओन पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। केमिस्ट्स आर मोर कंसर्न्ड विद द क्वांटिटी दैट इज किलो जूल पर मोल, उनको चाहिए होता है किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो आपने क्यू को जूल्स में से किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? डिवाइड बाय 1000 करोगे या मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एंड यू आल्सो डिवाइड बाय द मोल्स। न्यूट्रलाइजेशन वाली केस में पानी के मोल से डिवाइड करोगे, कंबशन वाली केस में जो भी चीज जलाई जा रही है उसके मोल से डिवाइड करोगे, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है। वो गिब्स वाली कहानी से भी पहले तुम लोगों ने एस में ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। यू हैव डन दिस, यू नो दैट यू शुड कन्वर्ट जूल्स इनटू किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये जो जूल आया है इसको डेल्टा एच में अगर तब्दील करना है तो इसको किलो जूल पर मोल में ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके इसको पहले आपने किलो जूल में करना है, फिर उसको मोल से भी डिवाइड करना है, वॉट एवर दी करेक्ट मोल्स आर इन दैट केस, ठीक है। क्योंकि केस टू केस मोल्स भी डिफर करते हैं, हर दफा एक ही चीज के मोल्स नहीं ले जाते। देन C is 4.18 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। Mass of solution in grams equals to volume of solution cm cube. This was a very important assumption in your AS. जो भी आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम है cm क्यूब में, वही आपके सॉल्यूशन का मास है ग्राम्स में। You will take this assumption, ये आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है। ये assumption याद रखनी। अगर आपके पास 50 cm क्यूब का सॉल्यूशन है तो उसका मतलब है उसका मास 50 ग्राम है। अगर आपके पास 100 cm क्यूब का सॉल्यूशन, उसका मतलब है उसका मास 100 ग्राम्स है, ठीक है। This should be known by you. This is an assumption that we always take. And then the last thing is delta T can be taken as degree Celsius or Kelvin. तो घबराने की कोशिश जरूरत नहीं है। अगर delta T कैलकुलेट करो, not T, if you're calculating delta T, if you are calculating delta T, the change in temperature, तो उसमें आप चाहे सेल्सियस में करो या केल्विन में करो, कोई मसले की बात नहीं है, दोनों तरीकों से आंसर वही आएगा, ठीक है। डेल्टा टी वैल्यू आपके दोनों सेम आएंगे। यस सलमा, यू आर कन्वर्टिंग Q इनटू डेल्टा H, ठीक है। डेल्टा H आप न्यूट्रलाइजेशन का हो या कंबशन का हो या जो भी हो, उसके हिसाब से आप करोगे। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको एएस में से याद रखने हैं, ठीक है। फिर कुछ मजीद बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, बार बार पूछता है एग्जामिनर। प्रॉब्लम्स दैट अकाउंट फॉर इनएक्यूरेसी या प्रॉब्लम्स दैट अकाउंट फॉर एरर्स इन योर रिजल्ट। तो द नंबर वन रीजन, हमेशा नंबर वन रीजन क्या लिखा जाएगा? हीट लॉसेस। हमेशा हीट लॉसेस, ऐसी एक्सपेरिमेंट्स को जिसमें आपने हीट एनर्जी मेजर करनी है, टेम्परेचर मेजर करना है, उस एक्सपेरिमेंट में हीट लॉसेस सबसे बड़ी गंद मचाती है, ठीक है। तो इफ द एग्जामिनर एवर आस्क्स यू कि व्हाट वुड बी द, क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ एरर इन दिस एक्सपेरिमेंट, तो सबसे पहले आपकी पॉइंटर कहां जाना चाहिए? यू शुड फॉरन थिंक अबाउट, ओके हीट लॉसेस है, ठीक है। हीट लॉसेस का मुझे कहना है सबसे पहला हमेशा इन एक्सपेरिमेंट्स में एरर का पॉइंट होता है हीट लॉसेस। हीट लॉसेस को हम बाय द वे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं हाउ डू वी मिनिमाइज हीट लॉसेस? वी यूज अ लिड और इंसुलेटिंग जैकेट, वेरी गुड, और styrofoam cup, insulated beaker, and so on and so forth. Yes, so minimize by using lid, insulating jacket, styrofoam cups, और beaker for insulation, ठीक है। So these all are valid methods. अगर एग्जामिनर पूछे तो आपको ये भी आना चाहिए। पॉलिस्टाइरीन कप नहीं होता है, एक सेकंड, अच्छा पॉलिस्टाइरीन, हाँ ठीक है, पॉलिस्टाइरीन होगा, स्टायरोफोम भी होता है, ठीक है, इट्स द सेम, सॉरी माय बैड। अच्छा, in case of enthalpy change of combustion in complete combustion, this is the second most important point. अगर आप enthalpy change of combustion निकाल रहे हो, किसी चीज को जला के उसकी enthalpy change निकाल रहे हो, तो उसमें और दूसरा बड़ा एक सोर्स ऑफ एरर आता है, कंप्लीट कंबशन नहीं होती कभी भी, ठीक है। आपके हाथ में नहीं है, आप कंप्लीट नहीं कर सकते कंबशन को, इनकंप्लीट कंबशन हमेशा होगी।
अगर आप इथेनॉल को जला रहे हो, ठीक है, और उसकी एंथैल्पी जो कंबशन निकालना चाह रहे हो, तो इनकम्प्लीट कंबशन हमेशा होगी, यू विल नेवर एवर बी एबल टू ओवरकम दैट थिंग। तो एक बड़ा सोर्स ऑफ एरर दूसरे केस में, जब सिर्फ कंबशन एंथैल्पी निकालो, ऐसा ना आप न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी में लेके आ गया, इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हाजिर दिमागी चाहिए होगी आपकी, ठीक है। फिर देन स्मॉल मास स्लैश वॉल्यूम यूज्ड कॉजेज अ ग्रेटर परसेंटेज अल्टरनेटी, मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है, आप सबको पता है परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, इट्स डेल्टा एक्स या डेल्टा वी ओवर वी इंटू 100। अगर आप जो है v इंतहाई छोटा लोगे तो क्या होगा, आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। आप अगर यही चीज छोटी ले रहे हो बहुत ज्यादा, तो फिर आपका ऑटोमेटिकली परसेंटेज ज्यादा आएगी। तो एक तरीका क्या है कि या तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करो जिसमें डेल्टा वी बहुत ज्यादा छोटा हो, जिसकी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा छोटी हो, या फिर ये करो कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लो, ठीक है, ताकि आपका जो है वो परसेंटेज रिड्यूस्ड है। सो दिस इज द अदर तरीका, दिस इज द अदर मेथड। ये भी एक चीज है विच ब्रिंग्स अबाउट एरर्स, और इसको हटाने का तरीका क्या होगा, वॉल्यूम बड़ा इस्तेमाल करो या मास बड़ा इस्तेमाल करो। देन प्रिसीजन ऑफ थर्मोमीटर इज लिमिटिंग, ठीक है। अब थर्मोमीटर्स भी होते हैं, अब अक्सर बेशतर लेबोरेटरी में आपको जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है वो दिया जाता है, आपको डिजिटल थर्मोमीटर नहीं देता, थर्मोस्टेट थर्मोकपल नहीं दिया जाता है। सो थर्मोस्टेट कह रहा हूँ, थर्मोकपल या थर्मिस्टर नहीं दिया जाता है। तो उस केस में आप टू द वेरी वेरी डेसिमल प्लेसेस नहीं निकाल सकते टेम्परेचर। उस केस में क्योंकि हमारी टेम्परेचर आ रही है 38, 38.5, 17, 17.5, हम सिर्फ 0.5 तक उसको इंटरपोलेट कर सकते हैं। तो यस, देयर इज अ क्वाइट अ बिग पॉसिबिलिटी कि अगर 0.2 का भी डिफरेंस आ रहा है डिग्री सेल्सियस में उन दोनों क्वांटिटी के बीच में, तो देयर कुड बी अ सिग्निफिकेंट एरर बीइंग कॉज्ड, ठीक है। तो प्रिसीजन ऑफ द थर्मोमीटर इज लिमिटिंग, यानी थर्मोमीटर में आप 0.5 ही बेस्ट रीड कर सकते हो, उससे ज्यादा बेस्ट रीड नहीं कर सकते। अब उसके बीच में अगर कोई वैल्यू आ रही है तो हाँ, उसकी वजह से भी एरर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। एंड देन द लास्ट थिंग इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके कोर्स में जब भी आपने डेल्टा एच पढ़ा है, तो आपने डेल्टा एच के ऊपर एक स्टैंडर्ड का साइन लगाया, आपने डेल्टा एस पढ़ा, आपने स्टैंडर्ड, आपने डेल्टा जी पढ़ा, उसके ऊपर स्टैंडर्ड का साइन लगाया। स्टैंडर्ड का मतलब ये था स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो रही है, 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, ऑल कंसंट्रेशन मस्ट बी 1 मोल पर डीएम क्यूब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मस्ट बी 1 एटमॉस्फेयर एंड सो ऑन सो फॉर्थ, फलाना ढिमका ब्ला ब्ला ब्ला। हम जब भी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं रखते, ठीक है। तो एक रीजन ये भी कि आपकी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू से डिफरेंट क्यों आ रही है, वो ये है क्योंकि आपने स्टैंडर्ड कंडीशन रखी हुई नहीं थी। आपने हो सकता है अपने एक्सपेरिमेंट 25 डिग्री सेल्सियस स्टार्ट ही नहीं करी, आपने स्टार्ट करी 30 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। कराची में गर्मी होती है, कराची में 30 सेल्सियस टेम्परेचर, आपने आपकी लेबोरेटरी में जो टेम्परेचर आप उसी पे करोगे ना। अब जबरदस्ती एसी चला के टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस रेगुलेट करो, फिर एक्सपेरिमेंट करो। अब जो कर रहे हैं केमिस्ट, जो बैठे हुए हैं, उनके पास सारी दुनिया की लेबोरेटरीज है, सारा पैटर्न है, तो वो तो कर सकते हैं हरकतें, हम नहीं कर सकते, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं, ठीक है, ना ही हमें केमिस्ट्री पसंद है शायद। तो जिसको पसंद हो वो उतनी ख्वारी कर भी रहे, लेकिन नॉर्मली जब भी आपको केस सिनेरियो दिया होगा P5 में, तो कोई भी बच्चा ज्यादातर 25 डिग्री सेल्सियस एक्सपेरिमेंट कभी भी स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है, और ना ही रुकेगा कि मेरी एक्सपेरिमेंट जब तक 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए तब मैं अपनी रिएक्शन कंप्लीट कहूं, तो वो ऐसे ही कर जाता है। तो दिस इज आल्सो अनदर रीजन व्हाई योर वैल्यू कुड डिफर फ्रॉम द स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। Then apparatus I shall be discussing in the past papers ahead and you need to revise Hess's law. This is also very very important. ठीक है। अच्छा, अब इसमें एज विद रिगार्ड्स टू, अगर हम इधर बात करें ना कि मुश्किल होते हैं सर एंथैल्पी चेंज के सवाल, तो द आंसर इज नो, इसके एंथैल्पी चेंज के सवाल मुश्किल नहीं होते। द गुड थिंग इज, जैसे आपने एएस में एंथैल्पी चेंजेस के प्रैक्टिकल्स करे हैं ना, वैसे ही होते हैं सवाल, दैट एग्जैक्टली द सेम। जैसे आपने एएस अपनी केमिस्ट्री में एंथैल्पी चेंजेस के प्रैक्टिकल्स करे हैं, वैसा ही आपको सवाल इंशाल्लाह इंशाल्लाह इधर दिखेगा। हो सकता है एक आधा दो चीजें डिफरेंट हो, बट मेजॉरिटी स्पीकिंग इट्स क्वाइट सिमिलर, ठीक है, इट्स क्वाइट सिमिलर, ठीक है। अच्छा, one more thing is added, I don't know if you guys have done this in AS or not, you guys can confirm, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल्स नहीं पढ़ाता, तो आई एम नॉट क्वाइट एग्जैक्टली श्योर ऑफ दैट कि ये वहां पे पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता, बट देयर इज समथिंग नोन एज एक्सट्रापोलेशन, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एन एक्सट्रापोलेशन? अच्छा, अब इफ यू गाइस कैन सी, ये जो रिएक्शन मैंने आपके सामने रखा हुआ है, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे पता मुझे एक्सोथर्मिक है? बिकॉज टेम्परेचर ये था पहले, अच्छा मैं मार्क भी कर देता हूं, दिस इज द टाइम वाली एक्सिस एंड दिस इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, दिस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, दिस टाइम इन सेकंड्स, ठीक है। तो मैं टेम्परेचर नोट कर रहा हूं, विद टाइम मैं नोट कर रहा हूं। अच्छा, मेरी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुई, तब मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट था, एकदम से सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ गया। अब ऑब्वियसली किसी वजह से बढ़ा होगा, मैंने कोई चीज ऐड करी अपने सॉल्यूशन में, तो उसकी वजह से मेरा टेम्परेचर बढ़ गया होगा। तो नजर आ रहा होगा, आई होप सबको ये पता हो ये चीज कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है, द एनर्जी वाज रिलीज्ड, सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको पता है ठीक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये है। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम क्या आती है
थर्मोमीटर आपको एग्जैक्ट चेंज कभी नहीं दे सकता, मतलब इट कैन नॉट गिव यू विद इन नैनो सेकेंड में अपडेट नहीं कर सकता वैल्यू, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको 1 सेकेंड 2 सेकेंड लगेंगे अपनी वैल्यू को अपडेट करने में। इट कैन नॉट बी, वो नहीं, ऐसा नहीं कर सकता कि वो जो है वो बिल्कुल आपका टेम्परेचर इंक्रीज करा एकदम से 1 सेकंड के अंदर 30 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर गया तो थर्मोमीटर दिखा देगा फौरन से 1 सेकंड, नहीं, उसको लगेंगे 5-6 सेकंड लगेंगे वो 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिखाने में। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दैट, इसके ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज किया, थर्मोमीटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है 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 कर रहा है, पर आपके एक मैक्सिमम पॉइंट आता है और फिर वो वापस से फिर गिरना शुरू होता है। ऑब्वियसली जो हीट एनर्जी रिलीज होगी वो फिर डिसिपेट करेगी टू एनवायरनमेंट, तो इट्स गोइंग टू देन स्टार्ट डिक्रीजिंग, उसका वो कूल डाउन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपसे बोलूं अगर कि इस दौरान डेल्टा टी कितना आया, व्हाट वाज द डेल्टा टी इस दौरान, तो वो निकालने का तरीका क्या होगा कि आप इस कर्व को एक्सट्रैपोलेट करोगे। व्हाट डू वी मीन बाय एक्सट्रैपोलेट, आप इस कर्व को एक्सटेंड करोगे बैकवर्ड्स, यू आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस कर्व बैकवर्ड्स, आप इसकी लाइन पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, जो भी आ रही होगी आप इसको एक्सटेंड करोगे, एंड फिर आप जो ये डिफरेंस आ रहा है बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, क्योंकि देखो असल में यही हुआ है, असल में थर्मोमीटर का टेम्परेचर यहां तक शूट किया है और फिर ये गिरा है यहां से। प्रॉब्लम क्या है, थर्मोमीटर इतना जल्दी टेम्परेचर रिकॉर्ड कर नहीं सकता, तो आपको एक इधर वैल्यू दिखाई, फिर दिखाया, फिर दिखाया, फिर ये लेवल ऑफ करना शुरू हो गया। अब यहां तक इंक्रीज करा था टेम्परेचर और यहां से डिक्रीज करना शुरू किया फिर टेम्परेचर, बट द थर्मोमीटर बिकॉज इट्स अ स्लो कंपोनेंट, इट्स अ स्लो इंस्ट्रूमेंट, इट कैन नॉट शो यू द एग्जैक्ट चेंज फॉरन से। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपना कूलिंग कर्व जो है वो क्या करना पड़ता है, वो हमें एक्सट्रैपोलेट करना पड़ता है, हमें उसको एक्सटेंड करना पड़ता है, ताकि मेरा जो हकीकत में डेल्टा टी था वो मेरे पास आ जाए। मुझे ये करना पड़ेगा, एंड यू विल सी मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन इन P5 विल रिक्वायर यू टू डू दिस। एक कर्व दे देंगे, उसको आपको एक्सट्रैपोलेट करके फिर उसका डेल्टा टी निकालना होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई एक्सट्रैपोलेशन की। एरर आएगा दानियल, हल्का सा आएगा, लेकिन इससे बहुत बेहतर होगा अगर तुम डेल्टा टी ये लेते दानियल, अगर हम डेल्टा टी ये लेते तो उससे तो काफी कम एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें और उसमें तो काफी जमीन आसमान का फर्क आ रहा है असल टेम्परेचर डिफरेंस में और फिर इसमें, दैट वुड बी वेरी वेरी रॉन्ग। ठीक है, अच्छा, बोथ दीज लाइंस देखो, मोस्ट प्रॉब्ली ये लाइन तुम्हें ना इस तरह से क्रॉसेस में दी हुई होगी, तो तुम इस क्रॉसेस को कंटिन्यू करोगे और आगे कंटिन्यू कर लोगे, तुम्हें बस ये एक्सट्रैपोलेशन की लाइन बनानी है और फिर ये डेल्टा टी निकालना है जो भी हो। ठीक है, इसको क्वेश्चन में दिखाऊंगा, आज हमारे पास टाइम नहीं होगा मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन हम मैं कल इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन दिखाऊंगा। नो, दे विल नॉट आस्क यू फॉर डिफरेंट थर्मोमीटर्स विद डिफरेंट रेंजेस। अच्छा, एक सवाल एक और बच्चे ने पूछा हुआ है, सर थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी, देखो मेरा बच्चा अब्दुल्ला, you can say that use a thermometer that is more sensitive, in better words it should be more responsive, फौरन से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ठीक है, सो यस दैट इज अ करेक्ट प्रिकॉशनरी मेजर, बट लेबोरेटरी में यू डोंट हैव दोस थर्मोमीटर्स अवेलेबल। जैसे केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में बहुत ही कम होता है आपको थर्मिस्टर या थर्मोकपल दे दिया जाए, और उसमें भी फिर भी यही मसला रहेगा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो फौरन नहीं दिखाता वो टेम्परेचर का इंक्रीज, तो तुम चाहे जो भी थर्मोमीटर इस्तेमाल करना, ये इशू परसिस्ट करता है। तो उस इस इशू की एरर को हटाने की बेहतर ये है कि यू कंसर्न योरसेल्फ विद दीस 5 पॉइंटर्स ओवर हियर, ये ज्यादा बेटर है टू कोट एज रीजंस फॉर इनएक्यूरेसी। इस वाले मसले को तो हम फिर भी एक्सट्रैपोलेशन की से काफी हद तक इरेडिकेट कर लेते हैं। तो इसका जो तरीका है ना, ये जो मसला आ रहा है थर्मोमीटर की वजह से, इसको एरर, इस एरर को हटाने के लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने एक्सट्रैपोलेशन करी। So it's better to quote that if you're trying to say to get more reliable results, extrapolate, वरना आप ये डेल्टा टी भी ले सकते हैं from this point to this point। ठीक है, और बाकी अगर एग्जामिनर पूछे एरर के और क्या पॉसिबिलिटीज है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग द थर्मोमीटर वाज बेकार, गो विद दीज 5 पॉइंटर्स इन दिस क्रोनोलॉजी। पहले ये लिखना, अगर और चाहिए हो तो फिर ये देखना कंबशन की तरह थी, मैं ये लिख दूं, अगर ये नहीं लिख सकते ठीक है तो स्मॉल वॉल्यूम एंड देन प्रेसिजन थर्मोमीटर्स मीनिंग आंसर्स ऑफ व्हाट। ठीक है, अच्छा, देन अगर आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो उसकी भी वर्किंग डिफरेंट नहीं होगी, बस फर्क ये होगा कि ग्राफ डिफरेंट बनेगा, एक हायर टेम्परेचर पर होगा, एकदम से गिर जाएगा टेम्परेचर, एंडोथर्मिक रिएक्शंस एब्जॉर्ब कर लेते हैं टेम्परेचर को। ठीक है, वंस अगेन व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू एक्सट्रैपोलेट योर ग्राफ, आपको अपना ग्राफ एक्सट्रैपोलेट करना पड़ेगा और फिर आपको अपना हकीकत में जो आपका डेल्टा टी आ रहा है वो आपने लेना होगा। ठीक है,
ओके अलमा, हम उसको भी देख लेंगे, हम 2 लाइनों वाली केसेस को भी देख लेंगे और वो सब चीजें भी देख लेंगे। आई विल गो ओवर दैट, बट मेनली दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द P5। क्या आप अपना जो कूलिंग कर रहे हो बस उसको एक्सट्रापोलेट कर लो। मुझे पता है वो 2 लाइनें भी हम करते हैं, वो तब होता है जब बस बेसिकली होता है जब तुम्हारा ये वाला कर्व भी एक्सटेंड कर रहा है और वो वाला कर्व भी पीछे से यूं आ रहा है, तो तुम उसको बना देते हो, कर देते हो। वो भी करना पड़ेगा इन सम केसेस, यू विल हैव टू डू दैट आल्सो इन सम केसेस, यू विल हैव टू डू दैट इन सम केसेस विल। लेकिन दिस इज आल्सो अनदर टेक्निक, वो भी मैं दिखाऊंगा, आई विल शो यू दैट एज वेल। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, विल डू एवरीथिंग, बट यू विल फाइंड मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस विल कंसर्न विद दिस थिंग। ठीक है, आप सिर्फ इस लाइन को एक्सट्रैपोलेट करोगे, ये वाला टेम्परेचर हम कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, वी टेक दिस टेम्परेचर कांस्टेंट और फिर पीछे वाली लाइन को हम एक्सट्रैपोलेट करते हैं। यू विल सी मेजॉरिटी ऑफ द ग्राफ्स बी डन दिस, मेजॉरिटी ऑफ देम डन दिस वे। सही है, तो खैर दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आज भी इतना कुछ खास नहीं हो पाया, बट हो गया है इतना, तो हमने समझ ली चीजें। तो इंशाल्लाह कल वील स्टार्ट ऑफ विद द एंथैल्पी चेंजेस के क्वेश्चंस। ठीक है, वील स्टार्ट डूइंग देम। सर वी एक्सट्रैपोलेट द कर्व वाली लाइन, we'll not, it might not exactly always be a curve। ठीक है, वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी हो सकती है। बस ये जो भी तुम्हारा कूलिंग कर्व है ना, कि टेम्परेचर बढ़ने या गिरने के बाद जब वो नॉर्मलाइज हो रहा है ना वापस से, तो ये वाले कर्व को तुम पीछे ले जाओ। ठीक है, तो टू सी व्हाट द एक्चुअल डेल्टा टी वाज। सही है, अच्छा। सो इंशाल्लाह फिर हम कल परसों नहीं, कल ही देखते हैं इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस। वील डू एंथैल्पी चेंजेस के क्वेश्चंस और फिर उसको समझते हैं और इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं कैसे नहीं करने। ठीक है।